हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रेडमार्क का जो कल चैप्टर शुरू किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको कवर अप करेंगे। देखिए, ट्रेडमार्क जैसा आपने कल सुना, कल हमने बताया, एक्चुअल में है क्या। 1883 को पेरिस कन्वेंशन हुआ था, 20 मार्च 1883 को, जिसमें जितने भी जो कंट्रीज थे, शायद 11 कंट्रीज थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और ये एक विपो के अधीन संस्था है। किसके अधीन? विपो के अधीन संस्था है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंडिकेशन ऑफ सोर्सेज, स्रोतों के संकेतों का संरक्षण है, स्रोतों के असत्य संकेत या दूसरा जो भौगोलिक भ्रमात्मक भौगोलिक संकेतों के उपयोग या अनुचित स्पर्धा का विरुद्ध संरक्षण है। तो इसके लिए एक नेक्स्ट बिंदु आता है, ट्रेडमार्क को पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक विधिक आवश्यकताएं, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए ट्रेडमार्क या ए मार्क टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया आता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मार्क प्रस्तुत करते हैं, जो मार्क उनको चाहिए होता है, तो सबसे पहले ये होता है कि जो आपने मार्क उसके बीच में और अन्य या पहले से कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है ऐसा मार्क, यानी उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई ऐसा सेम मार्क किसी को अलॉटेड है तो वो दोबारा री इशू नहीं किया जाता दूसरी कंपनी या दूसरी फर्म को या दूसरे व्यक्ति को। तो इसमें डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, मतलब विशेषता सूचक या भेद सूचक होना चाहिए। तीसरा, प्रस्तुत करते वक्त जो मार्क आप चाह रहे हो उसको ग्राफ या डायग्राम को कागज पे आकृति के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। तीसरा इसमें कि जिस चिन्ह का उपयोग व्यापार के समय या उत्पादों एवं सेवाओं तथा उस चिन्ह का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के बीच में संबंध को व्यक्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। मतलब मुख्य उद्देश्य उत्पादों, सेवाओं और व्यक्ति के बीच में संबंध को व्यक्त करता हो। इसमें कोई मिसलीडिंग नहीं हो, यानी भ्रांतिजनक नहीं हो, पब्लिक ऑर्डर या सदाचार नियमों का उल्लंघन नहीं करता हो। नोट, इसमें कुछ अक्षर, संख्याएं, उनका समूह, 3 डायमेंशनल वाले चिन्ह, वस्तुओं की आकृति, शब्दों, रंगों का समूह, शब्दों का समूह, संकेत, कोई साधन आदि का उपयोग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए किया जा सकता है। दूसरा क्या है, अब जैसे ट्रेडमार्क के लिए एक छोटा सिंबल यूज करते हैं TM, और सर्विस मार्क के लिए SM। और जो रजिस्टर्ड हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, एक्चुअल में क्या, इसको रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री कार्यालय के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाता है। तो जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद में एक R ब्रैकेट में, आपने कई जो प्रोडक्ट है उसमें देखा होगा, एक गोला होता है, उसके अंदर R लिखा होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड हो गया तो R लिख सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आता है कि ये अपवर्जी, ये रजिस्ट्रेशन के उपरांत उसके उपयोग करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट है, तो इसमें R शब्द को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसके और जो पेटेंट को प्रस्तुत करते हैं ना अपन, द प्रोसेसिंग ऑफ गेटिंग पेटेंट एप्लीकेशन को जो प्रस्तुत करते हैं, तो उसके में एक अंतर था, आपने पढ़ा होगा, उसमें कंट्रोलर के नाम संबोधित किया गया था। उसको रिप्रेजेंट करते थे तो किसके नाम संबोधित था? कंट्रोलर के नाम। यहाँ पे किसके नाम है? रजिस्ट्रार के नाम। यहाँ पे रजिस्ट्रार के नाम। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। ट्रेडमार्क की 2 प्रकार के हैं, एक तो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क और दूसरा सर्विस ट्रेडमार्क। प्रोडक्ट ट्रेडमार्क के लिए जैसे अभी अपन ने ऊपर बताया था, TM के रूप में यूज करते हैं, और जो सर्विस ट्रेडमार्क उसके लिए SM के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। क्या रूल है? जैसे अभी बताया था आपको, रजिस्ट्री कार्यालय, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कार्यालय ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रार के नाम आवेदन देना पड़ता है। दूसरा है, ये निश्चित करने के लिए कि जो लोगोग्राम है, जो आशुलिपि या नाम से संबंधित कोई ट्रेडमार्क पंजीयन कराना चाहता है, वे लोगो या नाम किसी वर्तमान लोगो या नाम से समानता, जैसे अभी पहले बताया, उससे समानता तो नहीं रख रहा है, ऑलरेडी किसी को अलॉटेड तो नहीं है, क्योंकि लोगो नाम को वर्तमान लोगो मिलता जुलता होने पर ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के पश्चात भी रिवोक किया जा सकता है। अगर गलती से इश्यू हो गया हो सेम लोगो, तो उसको रिवोक या रद्द किया जा सकता है। ट्रेडमार्क
प्रार्थना पत्र को ट्रेडमार्क के नियमों के अनुसार ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत करें। उसके बाद में रजिस्ट्री कार्यालय में जांच करेगा कि इसके मिलता जुलता कोई अन्य चिन्ह तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रार्थना पत्र को ट्रेडमार्क जनरल में रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात 6 महीने के भीतर प्रकाशित करा दिया जाएगा। हाँ, इस दौरान अगर कोई आपत्ति आई हो, रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया हो, वे ट्रेडमार्क के प्रविष्टि में सर्टिफिकेट प्रदान कर देगा। क्योंकि अगर कोई किसी ने ऑब्जेक्शन किया हो और रजिस्ट्रार ने पाया हो कि जो ऑब्जेक्शन था वो वैलिड नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस रीज़न नहीं है, तो उसको उसके लिए अपोजिशन आया उसको रद्द कर देगा और उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगा विद इन 6 मंथ, जो एक समय सीमा, और वो 10 वर्ष के लिए सामान्यतः करता है कि 10 वर्ष के लिए आप ये लोगो यूज़ कर सकते हो। इसको बाद में नवीनीकरण भी करवाया जा सकता है इसको। इस निर्णय के विरुद्ध अगर किसी को लगता है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ हुआ, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड को प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क के भेद सूचक यानी डिस्टिंक्टिव न होने के कारण उसका पंजीयन न करने के लिए मुख्य मानदंड क्या है, कसौटी क्या है या क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले कोई चीज़ अगर जेनरिक है, मतलब जाति विशेष का है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क अलॉट नहीं किया जा सकता। जैसे अपने पहले भी चर्चा की, जैसे किसी ने लिख दिया कार का, दे दिया कि भाई ये कार ट्रेडमार्क होगा, तो कार तो एक जाति है ना, पर्टिकुलर एक व्हीकल की कैटेगरी है, जो 4 व्हीलर है, 5 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, एक्सयूवी है, वो कार है, वो कोई ब्रांड नेम नहीं हो सकती। इसी प्रकार किसी ने अगर लगा दिया फर्नीचर, तो फर्नीचर कोई ट्रेड नेम नहीं हो सकता। फर्नीचर एक जेनरिक है जिसको फर्नीचर अपन बोलते हैं, उसमें टेबल, कुर्सी, सोफा सब कुछ आएगा, तो वो ट्रेड नेम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जेनरिक जो नाम है, जातीय शुद्ध नाम है, उनका यूज नहीं किया जा सकता। जैसे किसी ने लगा दिया फल, फल कोई जेनरिक है, क्योंकि फल तो एक बहुत जाति है जिसके अंदर ऑरेंज भी आएगा, गुआवा भी आएगा, मैंगो भी आएगा, बनाना भी आएगा। ये उसके बारे में था। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेनर्स इन इंडिया। अगर कोई विदेशी है और वो लोगो यहाँ प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए पहला क्राइटेरिया, अगर उसने अपनी कंट्री के लिए वो लोगो प्राप्त कर लिया हो, ट्रेडमार्क प्राप्त कर लिया हो, तो उसके आधार पे अगर कन्वेंशन कंट्री है, यानी कन्वेंशन कंट्री उनको बोलते हैं जिन्होंने उस ट्रीटी को साइन किया हो, जिन्होंने उस ट्रीटी को विपो के अधीन या कोई भी एजेंसी के अधीन साइन किया हो, तो वो उस कंट्री के लिए भी उसको अपील कर सकता, आवेदन एप्लीकेशन लगा सकता है। और उसको देखो, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये, उसको जो ये यहाँ पे मान्यता मिलेगी, जैसे कोई इंग्लैंड यूएस का है, या आपको ब्रिटेन का है, या कोई चाइना का है, जापान का है, उसने वहाँ पे लोगो ले लिया, वहाँ पे ट्रेडमार्क ले लिया, इंडिया में लेना चाहता है, तो उसको अगर इंडिया में उसने प्रस्तुत किया एप्लीकेशन और उसको मिल गया, तो उसको जो डेट मिलेगी वो वही मिलेगी जो उसकी कंट्री में उसको मिली है, न कि इंडिया के अंदर जिस दिन उसको लगाया था। नेक्स्ट आता है अपोजिशन टू द एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। इसमें क्या अपोजिशन हो सकते हैं, इसके लिए विरोध क्या हो सकता है। प्रार्थना पत्र स्वीकृति के लिए उसका विरोध, देखो अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एक समय सीमा के अंदर नोटिस ऑफ अपोजिशन के द्वारा विरोध कर सकता है, और उस नोटिस के लिए समय सीमा के भीतर प्रार्थी जिसने ये लोगों के लिए प्रस्तुत किया हो उसके लिए उसके द्वारा जवाब दे सकता है। अगर काउंटर स्टेटमेंट के प्राप्त होने के पश्चात विरोधी सबूतों के साथ प्रार्थी के काउंटर का उत्तर देना होगा, मतलब उसने अगर प्रार्थी जो एप्लीकेंट है उसने उसका जवाब दिया, तो उसके जो काउंटर है जिसने विरोध किया उसको भी जवाब देना होगा। हाँ, फिर क्या करता है, अंत में रजिस्ट्रार एक हियरिंग करता है, और हियरिंग के अंदर देखने वाली बात होती है जो पक्ष नहीं आता, जैसे जिसने अपोजिशन किया वो नहीं आता, तो उसके विरुद्ध रजिस्ट्रार फैसला कर देता है। और अगर जो एप्लीकेंट है जिसने ये लगाया है वो नहीं आता, तो रजिस्ट्रार उसके विरुद्ध फैसला दे देता है। दोनों अगर उपस्थित रहते हैं तो वो स्व विवेक से नियमानुसार इसका फैसला देता है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क, देखो इसका प्रोटेक्शन क्या हो सकता है, मतलब इसका संरक्षण, इसका संरक्षण क्या है, किस किस को होता है। जैसा मैंने बता दिया, पेरिस कन्वेंशन के ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया गया।
इसका लाभ किसको होगा? डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, संबंधित उद्योग को उसकी पहचान का स्तर मिलता है। जैसे अपन ने चर्चा की नहीं, ये नाइकी का है, ये बीएम का है, BMW का है, ये टोयोटा का है, ये मर्सिडीज का है, जिसका जिसका भी है, तो उनको एक पहचान मिलती है। और एक समय काल होता है ट्रेडमार्क के प्रयोग का, और इस ट्रेडमार्क के प्रयोग किए जाने का भौगोलिक क्षेत्र एक टेरिटरी के लिए ये मान्य होता है। देखो टेरिटरी आया तो इसमें एक दूसरा शब्द भी आएगा, कस्टम कंट्रीज। सबसे पहले समझना होगा कस्टम कंट्रीज के अंदर TM भी मिलता है। कस्टम कंट्रीज होते क्या? देखो कुछ ऐसे देश हैं जिनको यूनाइटेड नेशन UNO मान्यता नहीं देता है, लेकिन वो स्वतंत्र है किसके लिए? ट्रेडमार्क प्राप्त करने के लिए। तो उनको बोलते हैं कस्टम कंट्री। जैसे हांगकांग है, अभी आपने देखा होगा चाइना के साथ, जो चाइना उनका बराबर, हालांकि उनकी अपनी अलग एक करेंसी है, अपना अलग एक भूभाग है, सब कुछ है, लेकिन चाइना उसको मान्यता नहीं दे रहा है। उसके आधार पे उसको UN ने भी मान्यता नहीं दी, लेकिन वो एक कस्टम कंट्री है, वो अपना ट्रेडमार्क खुद लागू कर सकता है, करता है। दूसरा है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ TM, इसका अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। देखिए पंजीकरण ट्रेडमार्क पारदेशिक अधिकार होते हैं, जिनमें संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और पारदेशिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है। इसके लिए एक प्रदेश या कस्टम टेरिटरी में हो सकता है, एक देश या कोई प्रदेश। कस्टम टेरिटरी वही जो हांगकांग वाला ऊपर वाला उदाहरण आपका। विपो ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से संबंधित राष्ट्रीय या टेरिटोरियल या क्षेत्रीय प्रक्रियाओं को उपभोक्ता यानी यूजर फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से 1994 में ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी को अपनाया, TLT ट्रेडमार्क। और इसमें इस बात का उल्लेख किया कि एक सदस्य देश के नागरिक को किसी दूसरे सदस्य देश में अपने ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ये सूचना देनी होगी कि भाई एक सदस्य देश को अपने किसी दूसरे सदस्य देश के राज्य में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसकी एक क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता की नीति आएगी। अब एक नेक्स्ट आता है US का जो ट्रेडमार्क एक्ट है, जिसको लैंडमार्क एक्ट बोलते हैं, यानी आधारभूत एक्ट है, को फेडरल रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके अधीन ट्रेडमार्क के अंतर्राज्यीय उपयोग किया जाता है। अब पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन अवेलिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडमार्क, किन किन लोगों को या किन किन संस्थाओं को इससे लाभ होता है ट्रेडमार्क? एक तो जिसने पंजीकृत करवाया, जो रजिस्ट्रेशन जिसने करवाया, ओनर। दूसरा कंज्यूमर को, उपभोक्ता को। तीसरा प्रशासन को, जिससे इसको आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है। लोगों देते हैं ना ट्रेडमार्क, इससे प्रशासन को इनकम प्राप्त होती है और जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है और उसका सिस्टम चलता है। एक कानूनी व्यवसाय है, साइक है भी, जिससे लीगल प्रकरण आसानी से हल हो जाते हैं और ये जो डुप्लीकेसी नहीं हो पाती है, पायरेसी में मिलती है। इसकी उपयोगिता जैसे ऊपर बताया आपको, ये बौद्धिक संपत्ति के विभिन्न रूपों का संरक्षण दिए जाने वाले ट्रेडमार्क के रूप में दिया जाता है, उसी का पार्ट है, तो इसका उपयोगिता अधिक है। थैंक यू।